ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 3 में वो कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। अगस्त के महीने की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जी। अगस्त फर्स्ट को वो कहता है इंट्रोड्यूस कैश ₹1,48,000, बिल्डिंग 2 लाख एज कैपिटल। 4 ऑफ अगस्त को वो कहता है जी ही परचेज गुड ऑन अकाउंट, यानी क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी हैं फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड 4500 की। On August 10, he sold goods to Mubin and Company for ₹1,500। फिर कहता है जी ऑन 15th ऑफ ठीक है जी, बाय अगस्त 15 को गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹155। और अगस्त 20 को कहता है जी ही पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹330। आ जाए जी, इसको हम करते हैं जर्नल एंट्रीज पास इसकी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके जी, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट जैसे हम पहले बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर है ये आपकी 3। मैंने कहा अगर आपको वैसे अकाउंट ऑफ यानी डेबिट और क्रेडिट समझ आ जाती है तो आप क्या करेंगे जी, आपने सीधा सीधे एंट्रीज पास कर लेनी है, और अगर समझ नहीं आती तो आपने इसको रफ में कर लेना है वर्किंग। ओके जी, ट्रांजेक्शन नंबर 1 में वो कहता है, एक मिनट रुक जाए, मुझे अपना कनेक्शन चेंज कर लेने दो, इंटरनेट का ये इशू कर रहा हूँ। वन में वो कह रहा है जी ही इन्वेस्टेड कैश एंड बिल्डिंग। अब उसने 2 चीज़ें एज ए कैपिटल इन्वेस्ट की हैं, तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी कंपाउंड एंट्री होगी, यानी जिसमें मोर देन 1 अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं। पहला तो हुआ जी आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपका एसेट है, बिजनेस में आया, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। दूसरा आपका एक और एसेट वो लेके आ रहा है जी बिल्डिंग के नाम से। तो कहता है जी बिल्डिंग भी क्या है, आपका एसेट है, ये भी बिजनेस में आया, और क्या हुआ, जब भी कोई चीज़ बिजनेस में आएगी वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज हुआ तो डेबिट। अब मैंने यहाँ पे पहले डेबिट लिखा हुआ और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है ये। और थर्ड वाला जो अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, जो कि क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आपके बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा। ओके जी, अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ऑन 1 अगस्त 2015 को ये ट्रांजैक्शन हुई थी। डेट के कॉलम में हम वो लिखेंगे 1 अगस्त 2015। यहाँ पे बल्कि उसने ईयर तो मेंशन किया ही नहीं हुआ, हम सिर्फ अगस्त लिखते हैं। अगस्त फर्स्ट को जो एंट्री हमने कहा कि उसमें एक तो आपका कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है, दूसरा अच्छा डेबिट अकाउंट चाहे एक हो चाहे 2 हो वो हमेशा लाइन के साथ ही आएंगे। यहाँ पे अब दूसरा अकाउंट आएगा जी बिल्डिंग अकाउंट, ये भी आपका डेबिट हो रहा था, और क्रेडिट में जो आएगा उसको हमने एज इट इज़ यहाँ से स्टार्ट करना है, और वो है आपका कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है जी कैश कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो कहता है कि आपके बिजनेस में वो कैश ला रहा है 1,48,000 का। कैश में आ जाएगा जी 1,48,000। कैपिटल में उसने सॉरी बिल्डिंग में वो लेके आया है 2 लाख रुपया।
तो अब कैपिटल टोटल कितना होगा जी, कैपिटल वो कहता है अब होगा टोटल इन दोनों की जितनी अमाउंट बनेगी प्लस करके वो बनती है 3,48,000। यानी पहले वो सारे के सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता, अब उसने कहा जी मेरे 2 लाख अमाउंट की बिल्डिंग भी है, मैं उसको भी बिल्डिंग में और उसको भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है, 1,48,000 प्लस 2 लाख, तो टोटल ये 3,48,000। यहाँ लिख दें जी नरेशन में स्टार्टेड बिजनेस कैश बिल्डिंग, ये इसकी नरेशन हो गई। सेकेंड ट्रांजैक्शन वो कहता है जी ऑन अगस्त 4, यानी ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ अगस्त, और यहाँ पे आ गया आपका 4 अगस्त 4 को उसने क्या किया जी, ही परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड। पहले जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं जी कैश की, तो उसमें होता है जी आपके पास परचेजेज नहीं और कैश आपके पास से चला गया। यहाँ अब कैश नहीं है, अब यहाँ क्या हुआ जी, उसने कहा आपने नूर मिल्स लिमिटेड से चीज़ें खरीदी हैं लेकिन अभी उन्हें पैसे नहीं दिए, तो आपके परचेजेज अकाउंट आ जाएगी और साथ में आपका नूर मिल्स लिमिटेड आ जाएंगे जो कि आपके क्रेडिटर हैं जिनको आपने कभी ना कभी पैसे वापस करने हैं। तो जब भी आपके बिजनेस में क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, अब क्रेडिटर्स हैं क्या आपकी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज अब इंक्रीज हो रही है, पहले किसी के पैसे नहीं देने थे, अब ये आपने इसके पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होंगी क्रेडिट होंगी। अब सेकेंड एंट्री जो आएगी वो आएगी परचेजेस अकाउंट टू नूर मिल्स अकाउंट या नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट, और अमाउंट होगी उसकी 4,500। ओके जी, यहाँ आ गया आपका परचेजेस अकाउंट और अमाउंट है 4,500। उसके बाद है जी परचेजेस अकाउंट टू नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट। नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट में भी आपका आएगा 4,500। यहाँ हम लिख देंगे जी नरेशन में गुड्स परचेज्ड ठीक है जी। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है आपकी ऑन 10th अगस्त, और उसमें वो कहता है जी ही सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी। कितने की बेची है जी, 1500 की, और इसमें भी उसने वर्ड कैश मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये है जी कि आपने क्रेडिट पे इसको चीज़ें सेल की हैं। इस अब क्या हुआ जी, पहले वाले ट्रांजैक्शन में नहीं, सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने पैसे देने थे, इस वाली ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैश आने की बजाय एक डेटर क्रिएट हो गया जिसने अब कभी ना कभी हमारे पैसे हमें देने हैं। ये देखें जी, यहाँ बाकी सब तो यही रहेगा, लेकिन आपके कैश की जगह किसका अकाउंट आ जाएगा जी, आपके डेटर का, जिसका नाम है मुबीन एंड कंपनी। ये देखिए जी, अब हो है ये भी एसेट ही और ये इंक्रीज कर रहा है, पहले कोई भी ऐसा एसेट नहीं था जिसने आपके पैसे देने थे। इसके आगे मैं वर्ड डेटर भी मेंशन कर देती ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये वो शख्स है जिसने हमारे पैसे देने हैं। ओके जी, अब आपकी एंट्री होगी ये मुबीन एंड कंपनी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यानी आपका मुबीन ने अब आपके पैसे कभी ना कभी वापस करने हैं, तो जहाँ कैश नहीं होगा वहाँ हम क्या करेंगे, कैश की बजाय डेटर को डेबिट कर देंगे, और डेटर का नाम है हमारे मुबीन एंड कंपनी।
लिमिटेड बल्कि मुबीन एंड कंपनी है, लिमिटेड तो है ही नहीं है। और क्रेडिट होंगी आपकी सेल्स, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम जनरेट कर रही होती है, और इनकम जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी। ओके जी, अब अमाउंट कितनी है सेल्स की? वो है जी आपकी 1500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इसकी नरेशन कुछ भी लिख दें जी, सिंपली लिख देते हैं गुड्स सोल्ड मुबीन एंड कंपनी। जब हमने नाम लिख दिया तो इसका मतलब ये है जी उसने क्रेडिट पे ही बेची है। 15 तारीख को उसने कहा जी मुबीन को जो आपने चीज़ें बेची हैं उसने वो आपको 125 रुपए की चीज़ें किसी भी रीज़न पे कि वो डिफेक्टिव थी आपको वापस कर दी हैं। सेल्स वापस आई तो वो आपकी सेल्स रिटर्न हो जाएंगी, और जहां मुबीन एंड कंपनी ने आपके पैसे देने थे अब उतने से उसका वो एसेट डिक्रीज कर जाएगा। ओके जी, इसको हम देखते हैं। सेल्स अकाउंट जब भी इंक्रीज हो रहा था तो क्या हो रहा था आपका, ये हो रहा था जी डेबिट। अब हमारा सेल्स रिटर्न, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है वो अब डेबिट हो जाएगा। इसको मैंने पहले भी कहा हुआ जी, ये आपका कॉन्ट्रा यानी ऑपोजिट है, कॉन्ट्रा सेल्स अकाउंट है, सेल्स को डिक्रीज करता है, अब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वो आपकी सेल्स जो थी वो क्रेडिट हो रही थी तो कॉन्ट्रा एसेट जो है वो हमेशा से ऑपोजिट रिएक्शन शो करता है, वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ हम इसको लिख देंगे, देखिए हमारा सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब कहते हैं जी पैसे किसने देने थे आपके, पैसे हमारे देने थे मुबीन ने। अब मुबीन एंड कंपनी ने जितने पैसे देने थे वो अपने पैसे उसमें से काट के 125 रुपए उसकी ये जो एसेट है डिक्रीज कर गया। ये एसेट है हमारा, 125 रुपए से अब ये डिक्रीज कर रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। यानी अब एंट्री पास होगी जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू मुबीन एंड कंपनी अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट टू मुबीन एंड कंपनी अकाउंट। और अमाउंट होगी जी दोनों की 125 और इधर भी 125। और यहाँ हम लिख देंगे जी सेल्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। ठीक है जी, अब आ गई आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन में वो कहता है जी ऑन August 20 ही पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 330। कहता है जिसने इंश्योरेंस कराई हुई थी आप उसका प्रीमियम या किस्त जिसे कहते हैं जी इंश्योरेंस की, उसने वो पे कर दी है 330 रुपए की। हर महीने जाती हैं या हर 6 माह बाद जाती हैं। अब हमारा जो एक्सपेंस है जी, पेड है तो मतलब एक्सपेंस है हमारा, और कौन सा है जी एक्सपेंस आपका, है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट। तो खाली इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हैं, मैं पेड इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लग जाए। ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज होंगे तो डेबिट। उसके बाद वो कहता है जी आपने पेमेंट कहाँ से की होगी, तो पेमेंट हमने हमेशा कैश अकाउंट से की होगी। कैश अकाउंट हमारे बिजनेस में से जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये है क्या आपका एसेट। एसेट्स जब भी जाएंगे डिक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट।
यानी अब हम जो एंट्री पास करेंगे वो होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट टू कैश अकाउंट, और ये डेट है जी 20th। यहाँ आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये होगा जो 330 का, और इसके बाद ये भी 330 का। और नरेशन में हम लिखेंगे जी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। हाँ जी जी, ये हमारी ट्रांजैक्शंस पूरी हो गई प्रॉब्लम नंबर 3 की। इनमें कोई प्रॉब्लम किसी को तो अभी पूछ ले फौरन जल्दी से जी। नो मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर। ये पहली वाली बताइएगा, 1 अगस्त वाली, ये वाली समझाइएगा दोबारा। हाँ जी बेटा जी, पहले क्या होता था जी, हमने जितनी अभी तक 2 प्रॉब्लम्स की हैं या इलस्ट्रेशंस की हैं, उनमें ये होता था जी वो सिर्फ और सिर्फ कैश लेता था और कहता था जी मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने कहा जी मेरे पास 1,48,000 रुपये का कैश है और मेरी एक बिल्डिंग भी है जिसकी टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए है। यानी उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना था तो उसको बिल्डिंग की भी जरूरत थी। उसने कहा जी मैं बाद में खरीदने की बजाय ऐसे करता हूँ, अपनी यही वाली बिल्डिंग एज एन एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब जब कैपिटल आपका आएगा या फर्स्ट एंट्री में हम एसेट्स लिखेंगे तो उसने किस किस के साथ कारोबार शुरू किया, तो अब खाली कैश की बजाय हम उस बिल्डिंग को भी एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश और बिल्डिंग दोनों एसेट है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं जब बिजनेस में आए हैं, तो वो दोनों ही हमने डेबिट कर दिए। और जो आपका कैपिटल होगा, अब उसकी अमाउंट सिर्फ कैश की अमाउंट नहीं होगी। फर्स्ट टाइम पे या जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त पे आप जो जो चीज़ें बिजनेस में लेके आते हैं वो सब आपका एसेट कहलाती हैं और कैपिटल कहलाती हैं। ठीक है, इन जितने भी एसेट्स लेके आते हैं उनकी वैल्यू को टोटल करके कैपिटल काउंट किया जाता है। अब जब यकम को ये बिजनेस स्टार्ट हुआ तब उसने कैश के साथ साथ बिल्डिंग भी लेके आया, वो या 2 लाख रुपए की बिल्डिंग में उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कहता है जी अब मेरा कैपिटल 1,48,000 की बजाय 3,48,000 होगा, क्योंकि मैंने 2 लाख की बिल्डिंग भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है। और मैंने साथ ही ये कहा कि जो जितने भी अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे उनको आपने बिल्कुल लाइन के साथ ही लिखना है, उसको स्पेस दे के नहीं लिखना। और सिर्फ जो क्रेडिट अकाउंट हो रहा होगा उसको आपने लाइन छोड़ के लिखना है। इसीलिए हमने बिल्डिंग और कैश को लाइन के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है और उनकी अमाउंट टोटल करके कैपिटल में लिख दी है। जी अभी भी प्रॉब्लम है या क्लियर हो गया क्वेश्चन? हो गया टीचर। टीचर एक में ये सारा दिखाएगा पूरा।